Okay, so we are starting our new chapter. Last chapter पूरा समझ में आ गया. Okay, now we are starting our new chapter, that is कौन सा चैप्टर करने वाले हम? System of particles and rotational motion. Yes, so chapter number 7 नई बुक के accordingly chapter number 6. तो system of particles and rotational motions. Okay. तो अभी तक जो हमने चैप्टर्स देखे, जितने भी चैप्टर्स देखे सारे, उसमें क्या था, एक पार्टिकल ले लेते थे हम, एक पार्टिकल ले लेते थे इन द सेंस जो भी हमारी बॉडी है उसको पार्टिकल कंसीडर करते थे. जैसे कि कार है, कार मूविंग विद दैट स्पीड, तो हम वो कार को एक पार्टिकल कंसीडर करते थे. ओके, सो पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, पार्टिकल के ऊपर लगते हुए एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, उसके बारे में सब हमने बात की. लेकिन अब हमें पार्टिकल के बारे में नहीं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है. नाउ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या? इट्स लाइक पार्टिकल्स बहुत छोटा है. अगर बताए तो से जस्ट फॉर एजम्पशन 100 पॉइंट से, जैसे ये मार्कर है, ओके, ये पेन है, ये 100 से पॉइंट से कितने ज्यादा होंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, 100 पॉइंट से ये पेन बनी हुई है. 100 पॉइंट से, जैसे कि हम लाइन बनाते हैं तो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दो तो लाइन बन जाएगी. 2 पॉइंट को कनेक्ट करो तो लाइन बनती है, लेकिन एक लाइन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. ओके, सो वैसे ही बता रहा हूं कि अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? पॉइंट्स की बात कर रहे थे. मतलब हमने कंसिडर कर दिया कि एक पॉइंट है. ओके, जैसे कि कार मूविंग अभी एग्जांपल दिया, तो वो एक पॉइंट है. बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो बॉल को हमने एक बॉडी गिन लिया, पॉइंट. ओके, वो बॉडी को ही पॉइंट गिन लिया. लेकिन अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं. सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नथिंग बट, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ऐसा एक पॉइंट नहीं है, कितने सारे हैं, से इनफाइनाइट और मैनी पॉइंट्स आर देयर, और वो सारे पॉइंट्स मिलकर एक बॉडी बनती है. सारे, जैसे कि ये मेरी बुक है. ओके, तो ये कॉर्नर जो है वो उसका एक पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट. ओके, फिर ये नीचे वाला भी एक कॉर्नर पॉइंट है, फिर यहाँ भी एक कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ भी एक कॉर्नर पॉइंट है, तो 4 कॉर्नर पॉइंट है. ओके, वैसे ही ये साइड भी 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं. तो टोटल बुक के 8 कॉर्नर पॉइंट्स तो है ही, लेकिन वो कॉर्नर पॉइंट के एडजेसेंट भी दूसरा एक है, उसके एडजेसेंट भी है. तो मतलब सपोज इसमें इनफाइनाइट और से 1 करोड़ पॉइंट्स है, उससे ये बॉडी पूरी बनी हुई है. ओके, समझ में आ रहा है? तो इसके पहले जो हमने स्टडी की वो कौन सी की थी? वो 1 करोड़ पॉइंट्स की नहीं की थी, हमने एक पॉइंट की थी. कि भाई ये पूरी की पूरी बॉडी को हम बॉडी नहीं कंसीडर करके हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं. हम वर्डिंग में देखा था कि कंसीडरिंग दी पॉइंट मास और पॉइंट साइज. ओके, तो ये बॉडी है, ये मूव कर रही है, तो हम क्या मूव करवाते थे? एक पॉइंट है, वो पॉइंट मूव कर रहा है. ओके, लेकिन अब हम सारे के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर देंगे. समझ में आया? दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और वी कैन से एक्सटेंडेड बॉडी. क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड बॉडी. एंड एक्सटेंडेड बॉडी इज नथिंग बट से लार्जर इन साइज. एक्सटेंडेड बॉडी बोलेंगे तो एक्सटेंडेड बॉडी और कुछ नहीं, साइज उसकी बड़ी है और उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है. बॉडी मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर ये बॉडी बनी हुई है. समझ में आया? सो हम जनरली हम ऐसे बोलेंगे नहीं कि एक्सटेंडेड बॉडी, हम तो बॉडी ही बोलने वाले हैं. लेकिन कंसिडरेशन क्या कर रहे हैं हम? इससे पहले हम बॉडी का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर रहे थे, और अब हम पूरी की पूरी बॉडी कंसिडर कर रहे हैं. जैसे कि हम पहले बोल रहे थे कि ये बुक है. ओके, ये बुक सपोज ऐसे मूव कर रही है, तो हमने बुक को एक पॉइंट कंसिडर कर लिया. देखो, ये एग्जैक्ट एग्जांपल अभी बता रहा हूँ क्या, कि ये बुक है, अब बुक ये मूव कर रही है, तो हमने बुक को एक पॉइंट कंसिडर किया. अब ये पॉइंट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दैट. अब हम ऐसे जितने भी पॉइंट से ये पूरी बुक बनी है उसको बॉडी कंसिडर कर रहे हैं. तो अब ये मूव कर रहा है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सपोज ये वाला पॉइंट है, वो भी मूव कर रहा है. सपोज ये वाला पॉइंट है, वो भी मूव कर रहा है. सेंटर वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है, आगे वाला, पीछे वाला, सारे के सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं. हम ऐसा मान रहे हैं, मतलब एक्चुअल में तो ऐसा ही है. हमने कंसिडर किया था पॉइंट मास, लेकिन ये तो कितने सारे पॉइंट से बनी हुई बॉडी है.
ओके तो अब हम एक्चुअल सिनारियो में आ जाते हैं। वो सिर्फ कंसेप्ट को लर्न इजी बनाने के लिए और समझने के लिए हमने पॉइंट मास कंसिडर किया था। एक्चुअल में हमारी डे टू डे लाइफ में तो पूरी की पूरी बॉडी होगी ना, एक पॉइंट बॉडी थोड़ी होगी कोई। ओके जैसे कि ये पेन है तो कितने सारे पॉइंट्स, इतने मटेरियल, पॉइंट इन द सेंस समझ लो, यस ओके केमिस्ट्री थोड़ा डाल देते हैं। पॉइंट इन द सेंस समझ लो कि एक एटम है। हमने अब तक एटम की स्टडी की, ओके और अब हम वो एटम का पूरा से मॉलिक्यूल उसकी स्टडी करने वाले हैं। समझ में आया? ओके वो एलिमेंट जो है, सपोज हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट है, उसका एक एटम है हाइड्रोजन का, वैसे बहुत सारे हैं हाइड्रोजन। और से ऑक्सीजन ले लो कि एक ऑक्सीजन की स्टडी हमने कर ली, लेकिन अब हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करने वाले। तो एटमॉस्फेयर में तो भाई 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की बात करें तो 79% नाइट्रोजन है। तो पहले अब तक कल हमने क्या देखा है, नाइट्रोजन के लिए हमने मॉलिक्यूलर बॉन्ड थियरी के आगे फिर हमने बनाया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल्स थियरी, ओके कैसे बनेगा वो, तो वो नाइट्रोजन के लिए था, एक के लिए, और फिर हमने मॉलिक्यूल लिया तो N2 के लिए बनाया। लेकिन अब हम बात कर, ये एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, एक ही पॉइंट, सिर्फ एक नाइट्रोजन, ऐसा एक थोड़ी होगा कहीं पर, ओके वो तो इनफाइनाइट इन दैट सेंस कंपेयर टू दिस पॉइंट, वो तो इनफाइनाइट बोलेंगे हम, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हाँ 79% नाइट्रोजन है। अरे 79% नाइट्रोजन मतलब टोटल जो कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है, नाइट्रोजन का है। इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि 79 नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। समझ में आ रहा है? बट ये समझ में इसलिए केमिस्ट्री डाला थोड़ा, क्या कि हम पहले एटॉम की बात कर रहे थे, अब पूरे के पूरी कंपाउंड की बात कर रहे हैं। और सपोज फिजिक्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो हम पहले से एक वाटर ड्रॉपलेट की बात कर रहे थे और अब हम ओशन की बात करने वाले हैं, और से रिवर की बात करने वाले हैं, और से टंकी में भरे हुए पानी की बात करने वाले हैं। लेकिन अब हम ड्रॉप की बात नहीं करने वाले। ओके तो एक्सटेंडेड साइज, जिसकी साइज मतलब लार्जर साइज होगी, एक्सटेंडेड बॉडी। ओके नाउ तो एक सेंटेंस लिख लो, रियल बॉडीज आर एक्सटेंडेड बॉडीज, रियल बॉडीज आर extended bodies, real bodies are extended bodies system of particles and rotational motion। okay, system of particles and रोटेशनल मोशन, ऐसा ना हो कि फिर मैं पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ाई दूँ और बोर्ड पे कुछ लिखो ही ना, इसलिए लिख दिया। सो रियल बॉडीज आर एक्सटेंडेड बॉडीज हैविंग फाइनाइट साइज। ओके क्या रियल बॉडीज आर एक्सटेंडेड बॉडीज मतलब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। जो रियल बॉडी होती है उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो रियल बॉडीज आर एक्सटेंडेड बॉडीज हैविंग फाइनाइट साइज मतलब उसकी साइज क्या है, फाइनाइट है, मतलब कि फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड है इन द सेंस चेंज की जाएगी नहीं। ओके तो एक और बात हम मतलब एक और कंसेप्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर, रिजिड बॉडी। अभी हम अब तक हमने क्या देखा, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब हम नहीं बोलते कि यार ये बच्चा बहुत ज्यादा रिजिड है, ढीठ है, कुछ समझता ही नहीं है। ओके मतलब कि हम कुछ भी बोले वो अपनी ही थिंकिंग प्रोसेस में लगा है, कितना भी कुछ करो वो चेंज ही नहीं कर रहा है, तो वो बदलना चाहता नहीं है, ना बिहेवियरली ना वर्बली और ना ही मेंटली। ओके तो हम बोल देते ढीठ है, कुछ समझता ही नहीं है। ओके भैंस आकर भागवत ऐसे जैसे भैंस को ढीठ बोलते हैं हम कि कितना भी कुछ करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जहाँ जाना है वहीं जाएगी, लाइक दैट। ओके जस्ट फॉर फन। सो है क्या रिजिड बॉडी मतलब कहने का मीनिंग ये है कि उसकी साइज फिक्स्ड है। उसकी साइज क्या है, फिक्स्ड है। ऐसा समझो कि बलून है, सपोज ये बलून है। ओके ऐसे किया तो देखो बलून ऐसे सिकुड़ गया, मतलब कि बलून को हम फोर्स लगाएंगे तो बलून का शेप चेंज हो सकता है। लेकिन ये बुक है, अभी बुक में मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन बुक का साइज ऐसे लगा रहा हूँ तो बुक का साइज चेंज नहीं होगा। इन एक्चुअल सेंस थोड़ा तो साइज चेंज होता ही है। इन एक्चुअल सेंस जब भी तुम फोर्स लगाओ
बट ऐसा नहीं है, फिर वो फोर्स वैसा होना चाहिए जिससे कि शेप चेंज होता है। बट कब, जब ऐसी कोई बॉडी नहीं है, मतलब कहने का मेरा मीनिंग क्या है कि अभी हमने लगाया, कहाँ सर फोर्स तो चेंज नहीं हुआ, बट बॉडी का शेप तो चेंज नहीं हुआ। शेप चेंज हो सकता है लेकिन उसके लिए उसका जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो लगाना पड़ेगा। रिक्वायर्ड फोर्स लगाए फिर भी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भाई कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो वो सिर्फ लग रहा है कि चेंज नहीं हुआ है, बट अगर माइन्यूटली देखा जाए तो वो चेंज हुआ है। कहने का मीनिंग ये है, तुम्हें एक सेंटेंस लिखना है, दैट इज नो बॉडी इन द यूनिवर्स is 100% or say truly rigid. Okay, so no real body is truly rigid, that you can write. No real body is truly rigid. ऐसी एकदम खतरनाक वाली ट्रूली रिजिड बॉडी कभी हो सकती नहीं है। ये वर्ल्ड में नो रियल बॉडी मतलब जो रियल है वो कभी रिजिड 100% रिजिड नहीं होती। हम बोल देते हैं रिजिड बॉडी, ओके जैसे कि ये चेयर है तो रिजिड है, अगर मैं बैठ गया और शेप चेंज हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम बैठूंगा फिर से शेप चेंज हो गया, वैसा तो होता नहीं है। लेकिन एक्चुअल सेंस में अगर उसका शेप चेंज होने के लिए जो फोर्स लगाना चाहिए, ओके उसके ऊपर सपोज हाथी बैठ गया, ओके तो शेप चेंज हो गया। ओके तो अब तक तो मैं बोल रहा था कि भाई ये तो रिजिड है, लो हाथी बैठ गया, पता चल गया कहाँ है रिजिड, नहीं है रिजिड। दैट मीन्स कि नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। ओके हम कितना भी मान ले कि नहीं झुकेंगे, पुष्पा नहीं झुकेगा, झुकना पड़ता है। ओके झुकना पड़ता है। ओके क्यों? क्योंकि नेचर के पास ऐसा पावर है कि एट द एंड झुकना ही पड़ेगा। सपोज डे टू डे लाइफ में भी सपोज कोई लिविंग क्रिएचर है जिसको बहुत ज्यादा सपोज से ईगो है, ईगोइस्टिक है, फिर भी ऐसा तो नहीं है कि उसकी कभी डेथ नहीं होगी। उसके पास कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी वेल्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसकी कभी डेथ नहीं होगी। डेथ तो होने ही वाली है। तो ये पूरी की पूरी जो रिजिड जिसको मान रहा है, जो बॉडी ऐसा बोल रही है कि मैं रिजिड हूं, वो एक्चुअली वो क्या मतलब सभी कोई रिजिड है नहीं। तो एटलीस्ट हम क्यों रॉन्ग बिलीफ सिस्टम प्रोड्यूस करें और रखें। ओके दैट इज नो रियल बॉडी आर ट्रूली रिजिड, यही कहना था मुझे। ये बुक में जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो पढ़ता हूँ। देखो अब तक जो हमने डिस्कस किया वही लिखा हुआ है। आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विथ परफेक्टली डिफाइनाइट एंड अनचेंजिंग शेप। ओके मतलब कि आइडियली अगर देखा जाए तो परफेक्टली रिजिड बॉडी कौन सी होगी? जिसका डिफाइनाइट मतलब फाइनाइट शेप हो एंड अनचेंजिंग शेप हो। परफेक्टली फाइनाइट शेप हो और अनचेंजिंग हो, मतलब फाइनाइट मतलब फिक्स्ड तो है लेकिन अनचेंजिंग है, मतलब उसको चेंज किया जा सकता नहीं है। ये बात हो गई आइडियली। ओके फिर आगे देखो डिस्टेंस, लेकिन मैंने जैसे बोला नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। ओके चलो द डिस्टेंस इज बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज। मतलब ये जो रिजिड बॉडी है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसमें जो भी दो पार्टिकल्स हैं, ग्लास है दो ही कर बाहर नहीं है गंदू नहीं पर खाली दो ही कर। हाँ क्या बोल रहा था मैं? ये हाँ ओके कि कोई रिजिड बॉडी है। ओके रिजिड बॉडी है और उसमें डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब कि बहुत सारे पॉइंट से रियल बॉडी बनी हुई है। तो ये बॉडी है, उसमें सपोज ये एक पॉइंट है, उसमें सपोज ये दूसरा पॉइंट है। तो ये जो रिजिड बॉडी है ना, इसमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वही दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज होगा नहीं। अगर चेंज हो गया, जैसे कि ऐसे ये लो यहाँ था यहाँ आ गया, भाई डिस्टेंस चेंज हो गया, दैट मीन्स बॉडी रिजिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया है। देखो पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, लाइक दैट। समझ में आया? तो कहने का मीनिंग ये है, दो बातें। एक बात कि भाई आइडियली रिजिड बॉडी मतलब क्या? सो आइडियली रिजिड बॉडी मतलब विच हैज अ डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट शेप मतलब फाइनाइट साइज एंड से अनचेंजिंग शेप। फाइनाइट साइज उसकी फाइनाइट होगी, फिक्स्ड होगी,
एंड अनचेंजिंग शेप, मतलब उसका शेप चेंज होगा नहीं। एंड दूसरी बात कि उसके अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है बॉडी है, तो उसके अंदर के कोई भी दो पार्टिकल्स को हम पकड़ ले तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो कभी चेंज होगा नहीं। समझ में आ गया? ओके ओके, चलो तो आगे। अब आगे देखो, फिगर गिवन है, जैसे कि ये फिगर है, यहाँ पर हमारी कोई बॉडी है। सो कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर से हम ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल हमने बहुत सॉल्व किए, ओके, लॉज ऑफ मोशन में और आगे। सो सपोज ऐसे स्लेज और से स्लोप पर हमने ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो जैसे ही रखा वो क्या कर देगा, स्लिप डाउन होना, मतलब चला जाएगा, नीचे ही चला जाएगा, गो डाउन। तो कौन सी मोशन हो रही है यहाँ पर से, ये मोशन को जो नीचे जा रहा है, ये मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन, मतलब जहां सीधी 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 ऐसी ही मोशन होती रहे। जैसे लीनियर मोशन हम नहीं बोलते, लीनियर मोशन इज अ ट्रांसलेशन मोशन, लेकिन लीनियर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वन डायरेक्शन में है। तो ये देखो, ये भी वन डायरेक्शन में ही तो है। ओके, सो ट्रांसलेशन मोशन मतलब ऐसे आगे बढ़ रही है। देन ऐसा समझ लो कि अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, ये मेरा सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर और मेरा पॉइंट है सपोज यहाँ पर। अब मैं अगर बात करूं, क्या ये पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, क्या पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि एक ही बॉडी का पार्ट है दोनों। ओके, और ऐसा नहीं है कि बॉडी जाते जाते इलोंगेट हो रही है या कंप्रेस हो रही है, नहीं तो चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। तो दोनों पॉइंट की स्पीड, दोनों इन द सेंस, ये तो समझाने के लिए, कहने का मीनिंग क्या है, ऑल द पॉइंट्स, सारे ही पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही रहेगी, एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अंडरस्टूड? ओके, ये फिगर हमें गिवन है, दैट इज ट्रांसलेशन, दैट इज स्लाइडिंग मोशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो ये बता रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा है, देखो, एंड एट एनी पॉइंट लाइक P1 और P2 द ब्लॉक मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। मतलब कि P1 और P2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब ये दो पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, वही बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो बोल्ड में लिखा है वो देखो, इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी। तो वही, ये दो पॉइंट तो समझने के लिए, लेकिन ये तो इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई बॉडी है, तो ये सारे ही पॉइंट जो है, वो सारे ही पॉइंट की वेलोसिटी जब ये गो डाउन कर रहा है, स्लाइडिंग मोशन चल रही है, तब सारे ही पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो इन अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन, ये कौन सी मोशन है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई और टाइप की मोशन है ही नहीं, प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। तो प्योर ट्रांसलेशन और से स्लाइडिंग मोशन, द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर रिमेनिंग सेम और से कांस्टेंट। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया। अब थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये बॉडी है ना, ये ब्लॉक है, सपोज ऐसे ही इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे हमने क्या डाल दिया, से बॉल रख दिया। ओके, हमने ब्लॉक रखा था। ओके, अब हम क्या रख रहे हैं, बॉल रख रहे हैं। तो देखो, बॉल भी नीचे ही जा रहा है। ओके, तो क्या यहां पर ट्रांसलेशन मोशन हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? हर पॉइंट पे जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो पॉइंट अलग है, तो सेम ही होना चाहिए। मतलब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ अभी कि वेलोसिटी सबकी सेम है, ये है वो है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ट्रांसलेशन मोशन है, ये ऊपर से नीचे गिरेगा बॉल, तो ट्रांसलेशन मोशन है। ट्रांसलेशन मोशन मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि लीनियर डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो, तुम साइकिल लेके लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो दैट मूवमेंट इज नोन एज ट्रांसलेशन मोशन। स्लाइडिंग मोशन, यहाँ पे स्लाइडिंग, और अदरवाइज यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ, तो ये ट्रांसलेशन मोशन है। और आई कैन से लीनियर मोशन भी है। तो हाँ, ट्रांसलेशन तो है ही ना, बॉल तो नीचे जाएगा ही,
उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बॉल तो नीचे जाएगा। ओके, सो यस ट्रांसलेशन मोशन इज देयर, बट क्या यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन है? तो हम बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन है प्लस रोटेशनल मोशन भी है। कौन सी मोशन भी है? रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि बॉल रोटेट होता होता जाएगा ना, मतलब कि ऐसे गोल 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 घूमता घूमता जाएगा। ओके, कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा ये तो बताओ। चलो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, हाँ करेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज घूमता घूमता आगे जा रहा है। नाउ तो ट्रांसलेशन मोशन तो है ही, मतलब आगे तो जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे रोटेटिंग भी हो रहा हो तो रोटेशनल मोशन भी है, मतलब यहाँ पर बहुत डबल मोशन है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। यहाँ पर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशंस आर देयर। नाउ अगेन सेम जैसा केस कि यहाँ पे जैसे सारे पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स को छोड़ो, सपोज 2 पॉइंट्स थे, तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी से सेम रह रही थी नीचे जाते समय। यहाँ पर भी 2 पॉइंट कोई भी कंसीडर कर लो, से यहाँ पर है पॉइंट नंबर 1 एंड से है यहाँ पर पॉइंट नंबर 2। क्या यहाँ पर भी दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी? रहेगी सेम? हाँ, नहीं रहेगी। हाँ, मटेरियल एक ही है बट पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसे घसीटता हुआ नीचे आता ना तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहती। मतलब कि मुझे बॉल लेके आना चाहिए था, कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे भी इंक्लाइन प्लेन नहीं है। ओके, सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है। ओके, अब ये देखो, ये रोटेशन हो रहा है, घूम रहा है, दिखाई दे रहा है घूम रहा है। लाओ पेन लेन का, नहीं ये तो मेरे पेन जैसी पेन है। ओके, ये देखो, ये पेज जैसी पेन है। ओके, देखो सर ये रेड, हाँ रेड पे लाओ चलो। सो ये है, अब देखो कि ये इंक्लाइन प्लेन है, तो अगर ये पॉइंट 1 है और ये साइड वाला पॉइंट 2 है। ओके, तो अगर ऐसे ऐसे स्लिप डाउन होता, स्लाइडिंग मोशन, इसको क्या बोलेंगे हम? स्लाइडिंग मोशन। भले ही वो रोलर है लेकिन क्या है? स्लाइडिंग मोशन। तो हम बोल सकते थे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, रोल हो रहा है। ओके, तो देखो कि सपोज यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, ऐसे अगर रोल हो रहा है तो ये जल्दी आगे जा रहा है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी उससे कंपेयर में कम है। ओके, समझ में आ रहा है? तो अगर ये स्किट करता है, ऐसे स्लाइड करता, तो हम बोल देते कि भाई हाँ दोनों पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट, ओके, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। लेकिन ये रोल कर रहा है तो वैसे वेलोसिटी सेम नहीं होगी। ओके, अब कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होगी, तो कैसी होगी? तो देखो, जो सपोज सरफेस है, सरफेस सर्कुलर मोशन है सपोज, और सर्कुलर मोशन की सरफेस के ऊपर पॉइंट्स है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे मूव कर रहा है, तो हमने देखा था कि अगर वो रोटेट कर रहा है, ओके, सर्कुलर मोशन है और से रोटेशनल, आगे बात करेंगे दोनों के बीच में सर्कुलर रोटेशन की, लेकिन हाँ सो डायरेक्शन क्या होगी? तो हमने देखा था कि वेलोसिटी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, और से सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, ऑलवेज से टेंजेंशियल टू द सरफेस। याद है? ओके, तो ये राउंड एंड राउंड अगर सपोज घूम रहा है, ऐसे कोई गोला है, ओके, से ये ऐसे गोल है, ओके, तो वेलोसिटी कहाँ होगी? लाइक दिस। ओके, अरे कहाँ गया कलर? ओके, सो वेलोसिटी विल बी व्हाट? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो जब ये रोल कर रहा है, सपोज ऐसा समझो कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो ऐसे घूमेगा। ओके, तो ये जो पॉइंट है पर्टिकुलरली, ये सारे पॉइंट देखो, ये पॉइंट है, फिर यहाँ भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऐसे नीचे आ रहा है और ये पॉइंट पीछे जा रहा है और ये पॉइंट भी पीछे जा रहा है, तो पर्टिकुलरली यहाँ वेलोसिटी जो होगी वो से ऐसे होगी, यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो ये ऐसी होगी। ओके, डायरेक्शन ही अलग है।
एट द सेम टाइम ये जो पॉइंट है वो तो स्किड कर रहा है, जो नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला है वो तो स्किड ही कर रहा है ना, मतलब वहां पर तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, वो तो पीछे जा रहा है। समझ में आया? तो यहां पर तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट तो आगे जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये पॉइंट आगे जा रहा है, ये पॉइंट आगे जा रहा है, फिर वापस, मतलब जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो ये पॉइंट अगर जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा तब उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। कहने का मीनिंग क्या है कि यहां पर जितने भी पॉइंट्स है उसमें ये जो पॉइंट है सपोज, ओके, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। एंड बाकी सब जगह जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? से टेंजेंशियल। और ऐसे बीच में कोई पॉइंट है सपोज, तो उसकी वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, हाँ, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि मोशन हो रही है तो पोजीशन तो चेंज हो रही है, तो ये पॉइंट की सपोज हो जाएगी ऐसे सीधे। तो सबकी डायरेक्शन भी अलग है और सबकी वेलोसिटी की वैल्यूज भी अलग अलग होगी। समझ में आया? तो दोनों में समझ में आ गया क्या है। तो वैसे एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे तुम साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते हो तो वो कौन सी मोशन है? चलो बताओ। ओनली ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और दोनों? दोनों, क्योंकि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम जो व्हील्स है वो रोटेट भी कर रहे हैं। ओके, फिर जैसे कि वो छोटा मैरी गो राउंड होता है स्कूल्स में, ऐसे ऊपर चढ़ गए, फिर ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, नहीं ऐसे घूमता रहता। ओके, उसको छोटा स्कूल वाला मैरी गो राउंड। ओके, और वो वाला फेयर वाला जाइंट। ओके, दैट इज डिफरेंट। बट जैसे यहाँ पर है तो नहीं, हम ऐसे पकड़ के चढ़ जाते हैं तो ऐसे गोल 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 घूमता ही रहता है। ओके हाँ, उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा हाइट होता है, थोड़ा ये चेयर जितनी हाइट होगी तो ऐसे ऊपर चढ़ गए, फिर ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे। रोक रोक रोक, तो भाई वो दब के मारता है ऐसे ऐसे ज्यादा जल्दी कर, रुक रुक, फिर अभी कैसे रुके, ऐसे करके पैर लगाना पड़ेगा आप, जैसे पैर से ब्रेक मारते हैं वैसे। ओके, सो वो भी क्या है? रोटेशनल मोशन है। क्यों रोटेशनल मोशन है? क्यों? क्योंकि बॉडी देखो रोटेट कर रही है। ओके, और रोटेशनल मोशन, ये देखो फैन, अभी मत देखना बंद है, लेकिन फैन क्या है? रोटेशनल मोशन है। तो ऐसे ऐसे उसकी ब्लेड्स देखो ऐसे घूमती रहे घूमती रही घूमती रही, तो वो भी क्या है? रोटेशनल मोशन है। समझ में आ गया? तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम रोटेशनल मोशन के। नाउ कब से हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन, तो क्या रोटेशनल मोशन मतलब ये ऐसे गोल गोल घूमना ही रोटेशनल मोशन है? तो फिर सर्कुलर मोशन में भी तो हम गोल गोल घूमते हैं, तो क्या दोनों सेम है? क्या लग रहा है? रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन सेम है? रोटेशनल और सर्कुलर, सर्कुलर क्या लग रहा है? अलग होगी? अलग है, यस। ओके, तो याद रखना रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर डिफरेंट वन। ओके, जैसे कि और एक बुक में और एक गिवन एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का, कि वो जो पॉट मेकर होता है ना, पॉटर। ओके, हाँ, गुजराती नहीं सोचना, अभी इंग्लिश पता चल गया है तो। ओके, तो जो पॉटर होता है, ओके, तो वो पॉट बनाता है, तो ऐसे कैसे वो शेप देता है? वो तो अलग ही थे, अब तो सब मशीन ऑपरेटेड है सब कुछ। तो वैसे करके ऐसे गोल, ऐसे मैंने बनाया है, खुद बनाया है ऐसे छोटा सा पॉट। ओके, नहीं, कर्नाटका हम घूमने गए थे, तो वहाँ पर ऐसे पर्टिकुलरली एग्जीबिशंस के भाई सीखो, तो वो पैसे लेंगे से 50 रुपीज़ लाइक दैट, लेकिन 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में वो तुम्हें जितने बनाने उतने बनाओ, और फिर वो बना के घर ले जाना है तो घर भी ले जाओ, लाइक दैट। बट एक अंदर से हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि वो ये मैं बनाया, मतलब जस्ट लाइक ऐसा समझो ये पॉट है, ये बड़ा है, इससे आधी साइज ऐसा समझो, ये भी बनाया था लेकिन इतना बड़ा उनकी हेल्प से बनाया था, लेकिन इससे आधी साइज, मतलब इतनी साइज छोटी सी। वो कुल्हड़ चाय नहीं होती, वो जो कुल्हड़ होते हैं ना, दैट शेप और दैट साइज ऑल्सो, उतनी साइज का ऐसे खुद बनाते हैं, तो वो हैप्पीनेस, वो अरे यार क्या बात है, ये बना दिया मैंने ऐसे। जस्ट इमेजिन तुम्हें खुद अच्छी सी नोट्स बना दो, कल नोट्स का बहुत बताया था मैंने, तो एक अच्छी सी नोट्स बना दो तो कितनी अंदर से खुशी हो जाती है, अरे यार सेटिस्फेक्शन। चैप्टर खत्म हो जाए वो बात तो अच्छी है, समझ भी आ जाना चाहिए और फिर आगे यूजफुल हो जाना चाहिए। जैसे अभी एक चैप्टर पढ़ने के लिए तुमने 2 घंटे लगाए, फिर वो चैप्टर फिर से तुम्हें पढ़ना है तो फिर से 2 घंटे लगाने पड़े, फिर से 2 घंटे लगाने पड़े, दैट इज मतलब वो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारी बुक के पीछे समरी भी दी हुई होती है आफ्टर
आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर, हर चैप्टर में लास्ट में समरी गिवन है कि तुम्हें एक बार चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, तो तुम की पॉइंट्स, वो वर्डिंग लिखा हुआ होता है ना, की पॉइंट्स, ओके, अभी भी वही लिखते हैं, की पॉइंट्स, ओके, समरी लिखा हुआ है। अभी लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया ना, क्या लिखा है, समरी लिखा है, यस, ओके। सो ये समरी गिवन है, सो समरी पढ़ लो, एटलीस्ट पूरा चैप्टर ना पढ़ो तो समरी पढ़ लो, तो क्या हो जाएगा कि फास्टली रिवाइज हो जाएगा, फास्टली, ओके। तो दैट्स व्हाई नोट्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने वो टॉपिक वाइज नोट्स बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो वो इम्पोर्टेंट, जैसे कि JEE नीट में क्वेश्चंस कैसे पूछे अलग तरीके से, जो बुक में नहीं गिवन है, उसके लिए नोट्स बनाने को बोल रहा हूँ, ओके। सो दैट यू मेक, बट कहने का मीनिंग ये है कि ऐसा कुछ करे तो खुद सेटिस्फेक्शन होगा। वो एक एग्जाम्पल था, तो वो भी रोटेशन मोशन है, ये भी रोटेशनल मोशन है, ओके। तो ये सारे रोटेशनल मोशन है, बट रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर नॉट सेम, ओके। तो डिफरेंट है, तो हम डिफरेंस के बारे में देखते हैं। जैसे कि ऐसा समझो, ये पेन है, ओके, और उसके ऊपर मैंने सपोज ये पेज, अच्छा ये देखिए, सपोज ये पेज है और ये, ओके, तो समझो सो सपोज ये एक्सिस है, पेन को क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक्सिस। अब सपोज हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, लाइक दिस, घूमना है, ओके। देखो तो यहाँ पे एक पर्टिकुलरली रेडियस सर्कल ही बनेगा, देखो ध्यान से देखो, तो वो पॉइंट जब जहां जहां रोटेट करेगा तो वो एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। ये शेप पेज का ऐसा है, तो तुम ऐसा मत सोचना रेक्टेंगल बनेगा, ओके, सर्कल ही बनेगा, ओके। तो ये मोशन, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट की जो मोशन है, दैट मोशन इज व्हाट, दैट मोशन इज कौन सी, सर्कुलर मोशन है, यस करेक्ट, ओके। तो ये पॉइंट की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, लेकिन सपोज ये पूरी की पूरी बॉडी ऐसे ही पॉइंट से बनी हुई है, ये पूरे पेज पे तो इतने कितने सारे पॉइंट्स हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ओके। अब सारे ही घूम रहे हैं, वो अकेला तो तुम्हें अभी दिख रहा था, अभी सारे एक्चुअल में सारे ही घूम रहे हैं, ओके। तो सारे ही ऐसे गोल 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 सर्कल बना रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट की सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, विच इज वी आर कॉलिंग एज रेडियस, ओके। तो विच इज फिक्स्ड, ओके, दैट इज इन सर्कुलर मोशन। तो डिफरेंस के बारे में बात करें, एनी गेस क्या डिफरेंस है तो फिर रोटेशनल और सर्कुलर में? रोटेशन अपने ही जगह पे थोड़ा सर्कुलर, मतलब गोल 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 करता है, वो सर्कुलर थोड़ा ऐसे डिस्टेंस, यस करेक्ट, ओके। जैसे कि हमारा गुड एग्जांपल कि क्या, अर्थ मूव्स राउंड द सन, दैट इज व्हिच मोशन? हाँ, मतलब सर्कुलर या रोटेशनल, दैट इज सर्कुलर मोशन, ओके। एंड अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज रोटेशनल। तो एकदम से इतना सब कुछ एग्जांपल भी समझ में नहीं आया तो सिंपली बता दूं कि ऐसे गोल 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 घूम रहा हूं तो ये सर्कुलर मोशन है, और ऐसे घूम रहा हूं तो ये रोटेशनल मोशन है, ठीक है, डन। चलो, तो ये सारे एग्जांपल्स थे, ओके। और टेबल फैन भी होता है, तो टेबल फैन जैसे अभी हमने पेन लगाई और ऐसे, तो ऐसा समझो कि ये है और वो फैन है, ऐसे घूम रहा है, तो टेबल फैन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पे, मतलब पॉइंट एक्सिस है, वो एक्सिस के अराउंड घूमेगा। वैसे ही एक बेस्ट एग्जांपल जो बुक में भी गिवन है, लट्टू, ओके, टॉप बोलते हैं उसे, यस टॉप। सो हाँ उसको टॉप बोलते हैं। सो वो जब घुमाते हैं हम, तो देखो वो रोटेट हो रहा है, तो वो रोटेशनल मोशन है या रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन है? ट्रांसलेशन नहीं है, श्योर? देखा तो होगा, देखा भी नहीं, कोई घुमाते हैं देखा भी नहीं, तो ये क्या है ऐसा? लट्टू तो देखा है ना, लट्टू तो देखा है ना, तो दुकान में देखा था क्या? दुकान में ही देखा। कोई बात नहीं, चलो अभी हमारे पास तो है नहीं, तो लेकिन ये बुक में है, वो तो देख लो, बुक में लट्टू गिवन है। वो ऐसा देखा है, पिक्चर में देखा है, हाँ मतलब पिक्चर बुक में देखा है, हाँ यस, फिर घूमता घूमता नहीं देखा। अरे हाँ, हम तो हाथ में लेते थे, मुझे पहले डर लगता था, फिर एक दो बार लिया, बहुत ऐसे
ऐसे होता है। मेरे को तो गुली होती थी यहाँ पे। हाँ। हाथ काट के बाहर कर लिया। सो लाइक दैट। अब उसमें देखो अगर एक ही पॉइंट पे वो गोल 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 घूम रहा है, सो इट इज ओनली रोटेशनल। ओके, काइनेट ट्रांसलेशन उसमें नहीं है। लेकिन जनरली अगर तुम पॉट को घुमाओ, पॉट नहीं टॉप को, हाँ ओके, जनरली तुम टॉप को घुमाओ तो वहां पे दोनों मोशन आ जाती है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पे नहीं घूमता, वो ऐसे घूमते घूमते इधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो मोशन तो हो रही है, घूम भी रहा है, साथ साथ में ऐसे 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 शेप्स बना रहा है। ओके, तो वो कौन सा हो गया? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे? क्या लेट? बेबलेट की बात कर रही है, ऐसे मारते हैं ना, ऐसे काल के सीधा ऐसे। हाँ वही वही, वो उसका मतलब टेक्नोलॉजिकल वर्जन है। हाँ, वही है। हाँ वही है, उसके अंदर ऐसे लगा दो। हाँ। ये सब वस्तु चीज दो। हाँ, तो वो ऐसे घूमता रहेगा। यस, तो वो उसका, उसको क्या बोलते हैं? बेबलेट। बेबलेट। यस सर, मेरे पास कलेक्शन भी है। अच्छा, नहीं मैंने देखा तो है वो, मैंने लाया भी था मेले में से वो, मुझे पता नहीं था उसको बेबलेट बोलते, मैं तो उसको भी टॉप ही बोलता था। ना मैंने वो खेला, वो डॉग्स का। अच्छा, तो वो अब उसके अब पहले तो कैसे ऐसे वो रस्सी वाले ओरिजिनल, अब ये बेबलेट जो बोल रहे हैं ना वो टेक्नोलॉजिकल, उसको तो ऐसे फंसा दो और ऐसे जस्ट अ प्रेस, एक प्रेस ही करना था, ऐसे हाँ। प्रेस कर दिया तो ऐसे निकल के घूमने लगेगा, हाँ। लाइक दैट। वो ही सेम चीज और मेहनत कम, टेक्नोलॉजी वाला। ओके, तो ये होते हैं क्या? रोटेशनल और से रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन। एंड नेक्स्ट इज तो मेन, एक और डिफरेंस, मेन डिफरेंस अगर बताओ, वो 10-15 मिनट તો કેમ ઉભા છો? અલા તો પણ હવે યાર તો હવે તો તારે ભણાવવાનું છે ને ઉભા અલા તો મેં કીધું કહું કે ફોન કરીશ પેલું નારિયેળ પી લે હું ખાધું हाँ चलो मैम आ गए चलो हाँ, तो अभी जो हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे थे, एक मेन डिफरेंस उसमें समझ लो रोटेशनल एंड कौन सा था, सर्कुलर मोशन के बीच में, कि सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस होती है जिसके अराउंड में सर्कुलर मोशन होती है, दैट एक्सिस इज आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर होती है। जैसे कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये दिख रही है, यहाँ दिख रही है ना। अब ये एक्सिस है और मैं उसके अराउंड में घूम रहा हूँ। ओके, तो ये सर्कुलर मोशन तो हो गई, मैं बॉडी हूँ तो मेरी सर्कुलर मोशन हो गई। ये मेरे बाहर ही है ना, अंदर थोड़ी है ये मेरे बाहर है। ओके, लेकिन अब ऐसा समझो, इसको कहाँ डालो, अंदर डालो अंदर डाल दो ऐसे। मैं ऐसे रखूंगा, तुम बोलोगे, तुम ही बोलोगे कि सर ये तो अभी भी बाहर है हाँ, लेकिन वैसा कैप नहीं है ना मेरे पास ऐसे देख हो गया। चलो अब ऐसे घूम रहा हूँ तो वो क्या हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया। नाउ रोटेशनल मोशन में द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होती है, और सर्कुलर मोशन में द एक्सिस ऑफ रोटेशन और से एक्सिस ऑफ से मोशन इज outside the body. That is the main difference between those two motion. Understood? Okay. So the line or say fixed axis about which the body is rotating is its axis of rotation. ये लिखा हुआ है पेज नंबर 142. ओके, तो वही चीज हमने डिस्कस की कि द लाइन ऊपर, ओके ये फैन है उसके ऊपर, द
द लाइन और से द लाइन और फिक्स्ड एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सारी बॉडी की एक्सिस ऑफ, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन विजुलाइज करना तो कुछ डिफरेंट नहीं होगा, जैसे कि कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे कि ये फैन है, फैन सपोज मूव कर रहा है, ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, उसका जो बीचों बीच वो जो रॉड है ना, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट्स इट, सिंपल, ओके। चलो, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे क्या लिखा हुआ है, हाँ नीचे वाला भी पढ़ते हैं। इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। मतलब क्या बोल रहे हैं कि in rotation of a rigid body about a fixed mass, मतलब जैसे अभी हमने ये पेज को घुमाया था, ओके, फिक्स्ड मास के अराउंड में, तो every particle of the body moves in a circle, मतलब वो पेज हमने लिया था, ओके, ये वाला, सो सारे के सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं, सारे के सारे, सो एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विच लाइज इन अ प्लेन, और वो सारे के सारे कहां पर है, एक प्लेन में है, ये प्लेन है सपोज एक, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्सिस तो यहां थी ऐसे बीच में, चलना भाई, सो ये एक्सिस है, सो एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है ये प्लेन, अभी नहीं है, अभी तो आ गया, देखो देखो, ओके, ये प्लेन सपोज ये है और एक्सिस ऐसे है, तो परपेंडिकुलर हुआ ना, समझ में आ रहा है, ओके, सो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज इट सेंटर ऑन इट्स एक्सिस, तो ये प्लेन का सेंटर कहां होगा, एक्सिस पर ही होगा। एक्चुअली सेंटर एक्सिस पे नहीं होता, सेंटर पे एक्सिस होती है लेकिन दोनों सही है जो भी बोलो, ओके। सो ये बॉडी जो है उसका सेंटर, ये बॉडी का सेंटर कहां पे होगा, एक्सिस पे होगा, अगर रोटेशन कर रही है तो, नहीं तो भाई ऐसे होल तो मैं कहीं पे भी बना दूं, ये होल तो मैंने ऐसे करके यहां बना दिया, तो क्या ये सेंटर है, नहीं है, बट यहाँ पे रोटेट भी सही सही नहीं होगा, जितना सेंटर से अच्छे से रोटेट होगा ना, जैसे तुमने वो देखा होगा चकेड़ी, वो मेले में मिलती है वो, ओके, वो क्या अपना विंड टर्बाइन जैसे, ओके, भी नीचे है, देख के जाना ओके, मैं 15 अगस्त को लेके आया था, तो पकड़ेगी, ऐसे पकड़ के रखो और फिर ऐसे भागो, तो विंड आएगी तो वो घूमता जाएगा, ओके। तो वैसे ही ऐसे, ये सपोज ऐसा है, विंड आएगी तो ऐसे घूमेगा, ऐसे गोल 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 घूमेगा, उसका शेप ही ऐसा होता है, बीच बीच में जगह ऐसी होती है कि वो घूमेगा, सो लाइक दैट। उसका सेंटर कहाँ होगा, बॉडी का सेंटर कहाँ पे होगा, एक्सिस पे होगा, रोटेटिंग बॉडी जो है उसका सेंटर, ओके। नाउ तो एक सेंटेंस लिख लो, चलो, इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, इन अ सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट moves in a circle, full stop। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में। इन अ रोटेशनल मोशन, इन अ रोटेशनल मोशन all particles moves in a rotational motion, all particles moves about a fixed axis of rotation, all particles moves about a fixed axis of rotation। मतलब कि देखो दोनों में सेम ही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूव करना, लेकिन वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट और एक पर्टिकुलर छोटी सी बॉडी मूव कर रही है, और मतलब एक पॉइंट, एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में ऐसे पूरी की पूरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। मतलब कि ये पेज का बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो ये पॉइंट अगर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसा तुम बोल रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि इट इज अ सर्कुलर मोशन। लेकिन मैं बोलूं कि ये प्लेन पे, ये पेज पे, ये प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स है वो ऐसे घूम रहे हैं, तो उसके लिए फिर वही एग्जांपल सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ वर्डिंग भी नहीं, मतलब मेरा कॉन्सेंट्रेशन, पहले तुम ध्यान देते थे एक पॉइंट पर,
और एक पॉइंट पे ध्यान देते थे और फिर ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन हुई, तो तुमने बोल दिया सर्कुलर मोशन। अब मैं बोल रहा हूँ सारे पॉइंट जितने भी ये पेज पे पॉइंट है, ये प्लेन पे पॉइंट है, ये सारे ही ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, सो दैट इज रोटेशनल मोशन। समझ में आया? वो लिखा हुआ है। ओके चलो, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक लाइन लिखो, बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, बॉडी rotates about a fixed point called point of contact. Body rotates about a fixed point called point of contact. तो देखो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ये जो लट्टू और से टॉप का एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, तो जनरली वो एकदम ऐसे सीधे सीधे नहीं घूमता, वो ऐसे घूमते घूमते ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए देखो वो यहाँ पे उसकी मोशन दिखाई गई है कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, फिर ऐसे ऐसे, तो पूरा कोन लाइक शेप बना देगा। मतलब कि ऐसे ऐसे सीधे सीधे तो घूम ही रहा है, ऐसे गोल 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 गोल, लेकिन फिर ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे 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 भी घूम रहा है। फिर थोड़ा नहीं गिरेगा, अगर स्लो है, स्पीड स्लो है तो गिरेगा, फास्ट है तो नहीं गिरेगा। फिर और थोड़ा, जितना भी फास्ट स्टार्टिंग में तुम ऐसे करके ऐसे जानबूझ के अगर तुम्हें ऐसा ही घुमाना है ना, तो ऐसे इंक्लाइंडली डालना होगा। ऐसे तुम सीधा डालोगे तो सीधे सीधे ऐसे ज्यादा घूमेगा, स्ट्रेट। ये तो थोड़ा बहुत ही खेला है मैंने, इतना नहीं, बट पता है। ओके, ऐसे सीधा डालोगे तो वो स्ट्रेट, मतलब कि सेंटर एक्सिस है वहां पे ज्यादा रोटेट करेगा। लेकिन इंक्लाइन डालोगे, ऐसे डाला या ऐसे और एकदम इंक्लाइंड प्लेन में डाला और फिर वो ऐसे घूम रहा है, तो वो खुद भी ऐसे टेढ़ा होके ऐसे 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 घूमेगा। मतलब वो क्या शेप बनाएगा, इट विल से, वैसे एक्चुअल में होता है ये इतना होता है। ओके, तो यहाँ पे वो घूमता रहेगा, लेकिन इंक्लाइंड में हुआ तो साथ साथ में ये ऐसे भी घूमेगा, लाइक ऐसे, फिर यहाँ पर से ऐसे, तो एक ऐसे। तो मतलब अब जैसे ये टेढ़ा हो गया तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई। अगर ये साइड में टेढ़ा हो गया, इंक्लाइंड हो गया, टेढ़ा इन द सेंस इंक्लाइंड हो गया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी हो गई। मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड नहीं है इस केस में। जैसे फैन है तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, ऐसे सीधी है, ये घूमता जा रहा है। ओके, कोई भी, जैसे कि व्हील है, साइकिल है, ओके, सबकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है। बट जरूरी नहीं है, इस केस में देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मूव कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मूव कर रही है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जो है, ये जो मूव कर रही है, ओके, उसको भी पर्टिकुलर हम बोलते हैं। लिखो, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट इज एक मार्क में कभी कभी पूछा जाता है, द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप अराउंड द वर्टिकल इज टर्म्ड प्रिसेशन। ओके, एकदम नीचे पेज पर 143 पर लास्ट 6 मिल गया ना, बोल्ड में जो लिखा हुआ है। ओके, द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप, मतलब कि जो टॉप की एक्सिस है उसकी मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है। बाकी सब केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होती है, लेकिन इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है। तो क्या है, उसकी मूवमेंट है। तो द मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द टॉप इज अबाउट द वर्टिकल, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में जितनी भी वो टेढ़ी हो रही है, इंक्लाइंड हो रही है, ये मूवमेंट को क्या बोलेंगे, प्रिसेशन। ओके, तो याद रखना प्रिसेशन मतलब क्या, क्योंकि एक मार्क में कहीं से भी पूछा जाएगा, लेकिन बस इतना ही है ये प्रिसेशन का। तो हम सोचते ही रह जाएंगे कि ये कहाँ से पूछ लिया ये डेफिनेशन, लेकिन ऐसे गिवन है ब्रैकेट। सो और आगे लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट ऑफ द टॉप विद द ग्राउंड इज फिक्स्ड। तो पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट तो फिक्स्ड ही है, वो तो नीचे से ही, यहाँ से ही घूमता रहेगा। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द ग्राउंड, ये तो फिक्स्ड ही है, वो तो नीचे ही घूमता रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वही है, क्योंकि भाई और कैसे है, जैसे कि अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर बहुत ज्यादा रफ हो जाए, शार्पन ना हो, तो भी अच्छे से घूमता नहीं है, स्पीड कम हो जाती है। ओके, चलो, सो इन शॉर्ट अब सम अप कर ले तो क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्योरली ट्रांसलेशन, प्योरली रोटेशनल मोशन पॉसिबल है क्या?
प्योरली रोटेशनल मोशन। जैसे ये जा रहा था तो प्योरली ट्रांसलेशन था, ये जा रहा है तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल है। प्योरली रोटेशनल मोशन पॉसिबल है? एग्जाम्पल फैन, यस प्योरली रोटेशनल है, ये कहीं नहीं जा रहा, यही है और ये तो यही है, सिर्फ गोल 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 घूम रहा है। ओके, सो दैट इज प्योरली रोटेशनल मोशन। सो देयर कैन बी 3 केसेस: purely translation motion, purely rotational motion, and the combination of both, that is the rotational and the translation motion. Understood? समझ में आ गया? ओके, चिराग तुम थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो और जल्दी आओ। रोज तुम 4:20 के बाद आते हो, जल्दी आओ। चलो ओके, नाउ आगे हम अभी बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो अब हमें ये हमारा इंट्रो जैसा हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देख लिया, रिजिड बॉडी देख ली, ट्रांसलेशन मोशन देखा, रोटेशनल मोशन देखा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो एकदम सिंपल है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब पूरी बॉडी का सेंटर, लेकिन पूरी बॉडी का शेप वाइज सेंटर की बात नहीं चल रही है। सेंटर ऑफ मास मतलब मास का सेंटर। इन द सेंस, लिख लो, चलो पहले लिख लो। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इन अ बॉडी, इज अ पॉइंट इन अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज, इन अ बॉडी और system of bodies at which whole mass is considered to be concentrated, is considered to be, ऐसा हो तो मत लिखो चिल्ला क्या कर रहे हो, लिख रहे हो? आप पढ़ लो। अल्लाह, मुझे देखने दे, मुझे लग रहा है तुम ऐसे ही कर रहे हो। अरे ना सर, देखो ना, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इन अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज एट व्हिच होल मास इज कंसीडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। लिखा तो है, लेकिन ये कौन सी नोट है, क्या है? अब फिर तुम्हें ढूंढना होगा तो मिलेगा कि कहाँ लिखा था ये। सर considered to be concentrated at a particular point, और से considered to be concentrated इतना लिखो, पॉइंट का तो तुमने आगे लिख लिया। considered to be concentrated मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी मतलब एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडी का सेंटर ऑफ मास is considered to be concentrated at a particular point। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी का क्या है, मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब अगर हम बोले कि पूरी बॉडी का मास कहां पर है, ओके, तो वो होगा सेंटर ऑफ मास। जनरली देखो क्या सीन है, जैसे कि ये सपोज ये हमारी बॉडी है, ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास गेस करो कहां होगा? बीच में, मतलब यहाँ पर, ये वहां से थोड़ा नीचे, वहां से भी नीचे, अच्छा, मतलब ये, हाँ। ओके, ये सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, तो मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये पॉइंट पे, पर्टिकुलरली ये पॉइंट पे, ये पूरी की पूरी, देखो मास तो यहाँ पर भी है, मतलब ऐसा समझो कि ये 100 पॉइंट्स, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये 100 पॉइंट से बनी हुई बॉडी है। ओके, तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, वैसे 100 पॉइंट्स हैं और सबका मास है। तो सबका मास कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे हो रहा है? सेंटर ऑफ मास पे, ये पॉइंट पे, और वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और वही पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ मास। अंडरस्टूड? सिंपल है सेंटर ऑफ मास, कोई टफ नहीं लग रहा है। देखो, अगर जैसे हम वो नहीं, तुम बुक को घुमाते हैं, ये तो बहुत बड़ी बुक हो गई, ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं,
ओके। तो जनरली अगर हम ऐसे घुमाएं, लोग घुमाते हैं, ओके, ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन तुम सपोज बुक घुमाओ, ओके, सो बुक घुमाओ अगर, तो जनरली हम कहाँ रखते हैं बुक को? देखो ये किसकी है? शिक्षा। अच्छा, ये बुक है, ओके, तो ऐसे 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 करके घुमाते हैं। अब ये देखो मैंने उंगली कहाँ पे रखी हुई है, ओके, मान के कि ये सेंटर ऑफ मास है। अगर छोटे बच्चे, हमें देखो थियरी, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं 10th में, ओके, सेंटर ऑफ मास यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं 11th में, पहले से ही हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, ओके, बट नॉलेज उसके बारे में डीप हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखो ये पॉइंट सपोज यहाँ पर है, ओके, मैंने यहाँ पर रखा है ऐसी उंगली और यहाँ से घुमा रहा हूँ, अब यहाँ से घूमेगा ही नहीं, ओके, यहाँ रख दिया और घुमा रहा हूँ, गिर जाएगा, हमेशा ही गिर जाएगा। इसके आसपास भी रखूँ, ये सेंटर है, यहाँ रखूँ तो भी ऐसे, ये तो हवा में घूमे, एक्चुअली मैं चीट कर रहा था, ओके, तो घूमेगा ही नहीं। लेकिन घूमेगा कहाँ पे? अगर एग्जैक्टली सेंटर रखा और भी अगर घुमाना हो तो ये सेंटर में थोड़ा सा होल कर दो और फिर वहां पे उंगली फंसा दो, ओके, एंड देन घुमाते रहो तो वो घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, ओके। सो ये सेंटर ऑफ मास है, ओके, मतलब कि यहाँ पर रह सकता है सेंटर ऑफ मास। अभी पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसलिए वो ऐसे बैलेंस रह सकती है। देखो बैलेंस रह गई, ओ वाह वाह वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए। ओके, देखो ये क्या है? सेंटर ऑफ मास, ओके। अगर ये सेंटर ऑफ मास नहीं होता ना तो ये गिर जाता, बुक गिर जाती, ओके। अब सपोज हम यहाँ पे कुछ भी कर लो, तो कुछ भी कर लो, सेंटर ऑफ मास नहीं है तो वहां पे रहेगी ही नहीं। अभी रह गया था ये, बाय गॉड गेस, फिर से हो गया, वाह, ओके। तो ये है सेंटर ऑफ मास, ओके, नहीं तो ये होगा ही नहीं। अब अगर हमने सेंटर ऑफ मास नहीं लिया और कहीं से बैलेंस करने की ट्राई की, वो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा, गिर ही जाएगा, ओके। अब अगर ना गिराना हो तो हमें दूसरी साइड मास रखना पड़ेगा कि थोड़ा हैवी, यही पॉइंट मुझे, ये पॉइंट चाहिए, यही पॉइंट, तो ये साइड गिर जा रहा है क्योंकि मास ज्यादा है, तो फिर मुझे ये साइड कोई मास ऐसे रख देना पड़ेगा और फिर कुछ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो उनका देखा है वेइंग मशीन, ओके, यहाँ पे सपोज 1 kg टमाटर दो तो टमाटर रख दिए और यहाँ पे 1 kg वाला वो पहले रख दिए, ओके, मासिस 1 kg, और ऐसे टमाटर रखते जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो जो नीडल होता है, ओके, हाँ, तो वो पहले कहाँ पे होता है? टॉवर्ड्स जो केजी रखा हुआ है, मास रखा हुआ है, वो साइड। फिर जैसे जैसे टमाटर डालेंगे तो ये सीधा होगा, मतलब अभी ये सेंटर ऑफ मास में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम डालते जाएंगे एकदम सीधा हो गया, मतलब वो वहां पर ऐसे बैठ गया, एकदम सीधा हो गया, दैट मीन सेंटर ऑफ मास। जितना ये साइड है उतना ही ये साइड है, लाइक दैट। समझ में आया? ओके, सो दिस इज सिंपली सेंटर ऑफ मास। बहुत ही इजी कंसेप्ट है सारे। सो ये सेंटर ऑफ मास। अब बुक में जो गिवन है फिगर, वो फिगर की बात करते हैं। हाँ, सो बुक में क्या गिवन है कि सपोज ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है, और x एक्सिस पे सपोज ये मेरा पॉइंट है से M1 और दूसरा मेरा पॉइंट है से M2। ये है x और ये है y और ये है O, ओरिजिन। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है से x1, और आ गया ये रहा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? x2। डन? समझ में आया? ओके, सो और बस दैट्स इट। तो सेंटर ऑफ मास अगर मैथमेटिकली, बुक में देखो, सेंटर ऑफ मास अगर मैथमेटिकली हमें निकालना हो, तो अगर मुझे सपोज ये x निकालना है, x मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो वो हम कैसे करेंगे? से m1 इंटू से x1 प्लस m2 इंटू से x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। डन? ओके, सो ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, मतलब कि ये x1 है और ये x2 है। ओके, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये 1D है क्योंकि हमने x की बात की है, y में तो कुछ लिया ही नहीं। अगर मैं मेरा पॉइंट यहाँ पे ले लेता तो हो जाता है x और y बोथ, लेकिन हम अभी x में ही बात कर रहे हैं। सो x1 एंड x2, तो m1 इंटू x1 एंड m2 इंटू x2, ओके, दैट
डिवाइडेड बाय टोटल मास से m1/m2, इससे मिलेगा। ओके, और मान लो कि से 1 kg है, कितना है 1 kg, सो से 1 into x1, तो x1 हो गया, यहाँ पे x2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई से 2 हो जाएगा। तो x1 मतलब ये, फिर x2 मतलब ये, तो अगर दोनों का सम कर दे एंड देन डिवाइड बाई 2 करे तो एग्जैक्टली वो बीचों बीच ही आएगा। सो से दिस इज माय पॉइंट से C, और यहाँ से लेकर के यहाँ का जो डिस्टेंस है दिस इज माय x, ये जो हमने ढूंढा वो। ओके, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तुम ऐसे याद रखो। x कैसे ढूंढा हमने, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर कोई तीसरा पॉइंट हो, ये रहा, सपोज यहां पे कोई पॉइंट डाल दिया लो, ओके, वैसे ही दिख रहा है कि ये साइड मास बढ़ गया है, देखो राइट हैंड साइड में मास बढ़ गया है, तो भी हमारा फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला यही रहेगा m1 x1 प्लस m2 x2, और ये जो पॉइंट है यहां तक का क्या हो जाएगा से x3। सो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, that will give me the x, and x is the distance of the center of mass। तो सेंटर ऑफ मास को मैं दिखा रहा हूं C, कभी कभी हम C लिखते हैं और COM भी लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये कन्वेंशनल है, ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब कोई गलत, मतलब ऐसा कुछ जैसे बाकी सब में लिखा हुआ होता है कि भाई इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। ओके, जैसे बिटवीन है तो बिटवीन हम ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, याद हो तो। ओके, BET और ऊपर N, तो ये लोगों ने, सब लोगों ने मिलके बोला है कि हाँ भाई बिटवीन को ऐसे लिख देंगे तो इजी हो जाएगा। तो वैसे सब सारे वर्ड्स के लिए ऐसा है, कई कई जगह पे जैसे कि ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन के लिए ट्रांस लिखते हैं और फिर ऊपर एन लिख देते हैं, तो ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ, तो इसके लिए ऐसा कुछ है नहीं, ये तो कोई कोई लिखता है, कोई कोई नहीं लिखता, इसलिए मतलब तुम वैसा मान ना लो कि ये भी इसके जैसा ही है, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, सो ये समझ में आया, सिंपल। जितने भी मास हो, जितने भी, सपोज 5 मास हो तो 5 का भी सेम फॉर्मूला लगेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा x1 प्लस। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ m1 एंड m2 बोथ आर सेम, अगर m1 और m2 क्या हो गए, सेम हो गए। ओके, मतलब कि जितना m1 है उतना ही m2 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, m1 और m2 कॉमन निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचा, से ट्वाइस ऑफ ट्वाइस बच गए, नहीं कॉमन निकले हैं ना यहाँ पर, सो से कॉमन निकल गए यहाँ पर, तो से m1 रह गया। ओके, और अंदर क्या हो गया, x1 प्लस x2, और नीचे भी क्या रह गया, से ट्वाइस m1, तो m1 कट हो गया, तो बचा क्या, ये जो हम लेके आए थे वो। ओके, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब कि अगर मास सेम है, बॉडी के मास सेम है, तो तुम्हें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ओके, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 है तो 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे 4 मास को हम इक्वेट करने वाले, समेशन करने वाले हैं। समझ में आया, तो ये केस था। देन अभी आगे लिखा हुआ है कि अगर y भी हो तो क्या करेंगे, तो y हो तो भी कुछ नहीं। अब ऐसा समझो कि कोई मेरा पॉइंट है से हियर एंड अनदर पॉइंट इज से हियर, ये 2 मास है। ओके, तो ये 2 मास है, तो इसका कोई पॉइंट होगा से x1, y1, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा। ओके, देन वैसे इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, बहुत गंदा लग रहा है, चलो दूसरा लेते हैं। ओके, ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे से x1, y1, इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे से x2, y2। ये है मेरा m2 और ये है मेरा m1। तो होगा क्या, जैसे हमने अभी किया 1D के लिए वैसे ही अब इनका कोई सेंटर ऑफ मास, अभी जैसे सेंटर ऑफ मास का C आया हमारा और C के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, क्या कि जो m1 x1 x आया ना हमारा, तो x कैसे आया था, m1 x1 प्लस से m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैसे
तो अभी y भी है तो y x और y दोनों मिलेगा, मतलब कोई सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास C, उसके भी तो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। ओके, कैपिटल लिख देते हैं x, से y। तो इसका जो x है वो कैसे मिलेगा? सेम वे, दो पॉइंट है तो से m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इसका जो y है वो कैसे मिलेगा? m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x मिल गया, y मिल गया, मतलब ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट मिल गया जैसे अभी हमने ढूंढा था, वैसे ही y कोऑर्डिनेट, जैसे ये x यहाँ x है ऐसा समझो, x कहाँ है? यहाँ है, ये x एक्सिस है। ओके, इसके पहले जो हमने देखा वो केस, तो ऐसे ही तो ढूंढा हमने m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2। ओके, लेकिन एक्चुअल तो ये है, मतलब कि y कोऑर्डिनेट भी है यहाँ पर, तो y को भी वैसे ही ढूंढो, y ऐसा समझो, ये ऐसा है, ऐसे y है और ये ऐसे y है, तो से यहाँ पे y है तो से m1 y1, यहाँ पे है तो से m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x और y मिल गया, मतलब c कहाँ हो जाएगा? तो मेरे c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये जो आंसर आया वो x, y। तो x, y जहां पर भी होगा ये आंसर, दैट इज माय पॉइंट से c। समझ में आया? ये 2D में है। ओके, एंड 3D में भी कुछ भी अलग नहीं है। इसको शॉर्ट में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द x इज इक्वल्स टू, ऊपर सम ऐसा कर रहे हैं हम, तो से समेशन ऑफ mi इंटू xi। ओके, क्योंकि m1 x1 है, फिर m2 x2 m3 x3, मतलब अगर n पॉइंट्स हो तो mn xn, तो हम लिख रहे हैं mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल मास है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज नथिंग बट समेशन ऑफ से mi, मतलब जितने भी हो वो। तो मैंने क्या लिख दिया? इसी को अलग फॉर्म में देखो, फिर से लिखता हूँ, x इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमने ढूंढा तो उसी को मैं लिख रहा हूँ से x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi xi, लिख सकते हैं 1 1 2 2 लाइक दैट, डिवाइडेड बाय ये सारे सम, मासेस के सम, तो मैंने लिख दिया कैपिटल M। तो मुझे फिर बताना पड़ेगा कैपिटल M इज नथिंग बट समेशन ऑफ mi, वही तो है सारे मासेस का सम। वैसे ही y, तो y के लिए हम लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो उसके लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi yi डिवाइडेड बाय से m, तो m इज अगेन दिस। ओके, सिंपल। फिर 3 डायमेंशन हो तो 3 डायमेंशन में भी कुछ नहीं होगा। 3 डायमेंशन में क्या होगा? अगर चलो 3 डायमेंशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? z आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो 3 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में z इज इक्वल्स टू से m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डन। ओके, मतलब z लिख रहे हैं तो यहाँ z1 z2 लिख रहे हैं, z1 z2। डन, समझ में आ गया? सिंपल। तो तीनों, मतलब 1D के लिए, 2D के लिए और 3D के लिए हम वैसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो बुक में गिवन है इक्वेशन से 7.4 A B and C, वो कौन से इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं से, कहाँ गया? ये वाला एंड z वाला है हमारा बाकी है लिखना। z वाला इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ से mi zi डिवाइडेड बाय कैपिटल M, दिस 3 जो हमने लिखे वही कैसे आए वो लिखे हुए हैं। अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके, तो ये थे। अब से लेट r, नीचे देखो, लेट r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल एंड कैपिटल R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो जो स्मॉल r है, ओके, पोजीशन वेक्टर का, से r1, ओके, स्मॉल r तो पोजीशन वेक्टर है, तो r1 कैसे मिलेगा? x1 y1 z1, 3 डायमेंशन की बात करें
फिर R2 कैसे मिलेगा, x2 y2 z2। ओके, तो वैसे ही R के लिए हम लिख सकते हैं RI के लिए xi i कैप प्लस yi j कैप प्लस zi k कैप RI के लिए। नहीं तो तुम सिंपली लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, तो वो कितना हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वैसे ही R2 के लिए x2 y2 z2, R3 के लिए x3 y3 z3, तो RI के लिए xi yi zi, दैट्स इट। एंड कैपिटल R क्या है, तो कैपिटल R इज द सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। ये सारे पोजीशन वेक्टर किसके हैं, जैसे ये R1 पोजीशन वेक्टर है तो वो किसका पोजीशन वेक्टर है, मास 1 का। फिर R2 होगा तो वो किसका है, मास 2 का, फिर मास 3 का, फिर मास 4 का। तो हम अगर कैपिटल R की बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो हमने फाइंड किया वो सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन वेक्टर होगा, सो दैट इज द कैपिटल R। तो उसके लिए हम लिख देंगे कैपिटल X i कैप प्लस कैपिटल Y j कैप प्लस कैपिटल Z कैप, लाइक दैट। सो X i Y j k Z k। और इसी को देखो वापस, इसी को वापस लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं कि mi r then r is equals to summation of say mi and ri। okay, so r is equals to summation of mi by ri। mi by ri क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि r में देखो, r में क्या क्या आ रहा है x, ओके, और x में क्या क्या है, x में क्या है देखो समेशन ऑफ mi xi है। यहाँ पे r में क्या आया, पहले आया x, तो x की जगह क्या है mi xi, फिर y आया तो y की जगह क्या है mi y है, फिर z आया तो z की जगह क्या है mi z है। तो सबकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो सब में से समेशन ऑफ mi तो कॉमन निकाल सकते हैं। देखो क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, ये r है हमारा, ये r में कैपिटल x की वैल्यू ये जो हमारी है वो डाली, फिर r में कैपिटल y की वैल्यू जो हमारी है वो डाली, फिर कैपिटल z की वैल्यू ये जो है वो डाली। तो सब में देखो समेशन mi डिवाइडेड बाय कैपिटल M कॉमन है, सब में ही है। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या है mi डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ये तो कॉमन है। और फिर रहा क्या, रहा i j k, तो i j k मतलब वो तो पोजीशन वेक्टर हो गया, इसीलिए हम लिख देते हैं R। समझ में आया, फिर से ये लिख दिया, r की जगह x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी, z की वैल्यू रख दी। अब x की वैल्यू यहाँ रख दी तो यहाँ क्या है mi xi इंटू आई कैप डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ओके, तो सब में वैल्यू डाल दी। अब सब में से समेशन ऑफ mi बाई m कॉमन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा xi i कैप, yi कहाँ गया रे, ये रहा, ओके, xi i कैप, yi j कैप, zi k कैप, ऐसा बचा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। तो ये क्या है, ये आ रही तो है xi i कैप y j j कैप, नहीं तो फिर रख के बताऊं, देख लो समझ में आ गया या फिर पुट करके बताऊं। देखो ये जो गिवन है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो r था उसमें मैंने कैपिटल X की वैल्यू डाली, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या है समेशन ऑफ mi इंटू xi डिवाइडेड बाय m, ये कैपिटल X की वैल्यू थी। फिर उसके बाद क्या है i कैप प्लस y की वैल्यू, तो समेशन ऑफ mi yi डिवाइडेड बाय कैपिटल M j कैप प्लस समेशन ऑफ mi zi डिवाइडेड बाय कैपिटल M k कैप। ऐसा ही है वैल्यू पुट करने के बाद। अब मैं बोल रहा हूं कि ये सब कॉमन है, तो समेशन ऑफ से mi डिवाइडेड बाय कैपिटल M कॉमन आ गया, तो फिर अंदर क्या बचा, अंदर बचा xi प्लस yi प्लस z। तो भाई ये क्या है xi कैप y j कैप z k कैप, ये क्या है, ये देखो xi कैप y j कैप z कैप, वो तो आ रहे हैं।
सो हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ MI RI डिवाइडेड बाय कैपिटल N इज इक्वल्स टू R। समझ में आया? पक्का? श्योर? कोई डाउट हो तो पूछो, ऐसे कुछ है नहीं, सिंपल मैथ्स है। डन? ओके चलो, सो आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले सपोज तुम लोग लिख लो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। चलो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो उसके लिए लिखो अ रिजिड बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज, अ रिजिड बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब क्या? एकदम कंटिन्यूअस है। एकदम कंटिन्यूअस है मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी मैंने बताया था, ये पूरी सपोज पेन है, ओके, और वो बोर्ड लिया था, तो उसमें कंटिन्यूअसली पॉइंट्स है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मास है फिर नहीं है, फिर थोड़े टाइम है फिर नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि ऐसा समझो स्टेयरकेस है, जैसे तुम रेलवे स्टेशन जाओ तो 2 रूट होते हैं, अगर चल के जा रहे हो तो चल के ही जाओगे ना, तो एक है स्टेयरकेस और दूसरा है रैंप होता है चढ़ के जाना, ओके, वही जगह पे वो स्लोप, ओके। तो एक होता है स्टेयरकेस, तो इसे स्टेयर 1 ऊपर, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, बस एक्सरसाइज हो गया आज की। स्टेप 5, ये स्टेप 5 तक हम गए। अब रैंप पे तो अब यहाँ पे तुम गिन सकते हो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। रैंप पे गिन सकते हैं क्या? रैंप पे गिन सकते हैं, वैसे नहीं वो हाँ सर आज मैंने 10,000 स्टेप चले, वो नहीं, लेकिन रैंप पे बता नहीं सकते ना कि ये स्टेप हो गया है, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब कि तुम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये पहला M1 है, ये दूसरा M1 है, ये तीसरा M1। जैसे कि ये हमारा बॉडी था, तो जैसे यहाँ पे ऐसे जो डिफरेंट है, ओके, यहाँ पर तो तुम बोल दोगे, यहाँ पर तुम बोल दोगे कि सर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट सपोज यहाँ है, 3 पॉइंट है, लेकिन मैं बोलूँ कि ये बॉडी है भाई, तो अब हम कहाँ बोलेंगे कि M1 ये है, M2 ये है, M3 ये है? ये तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। समझ में आया? तो ये अगर एक पॉइंट है, उसके लिए तो हमने कैसे निकालना वो तो देख लिया, लेकिन अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास हो तो क्या करेंगे? जस्ट थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, क्या करेंगे? छोटा है हमारे पास, ये बॉडी है, बॉडी के सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स जो है, 8 कॉर्नर्स का कैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना है वो मुझे पता है, ओके। लेकिन ये तो सारे पॉइंट्स की बनी हुई बॉडी है, तो कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट का है और सबका चाहिए, तो कैसे निकालते थे? सबका है, हाँ, ओके। सो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक पॉइंट का है हमारे पास और सबका चाहिए, तो इंटीग्रेशन करते थे। सबका है लेकिन एक पॉइंट का चाहिए, तो हम डिफरेंशिएशन करते थे, ओके। सो नाउ वी विल सॉल्व दैट। जहां जहां हमारे पास समेशन आया है, जहां जहां हमारे पास समेशन आया है, वहां वहां पे हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि समेशन में हम बोल सकते हैं M1, M2, M3, M4, लेकिन इंटीग्रेशन में तो डायरेक्टली हमें लिमिट ही डालनी है कि भाई 0 से लेकर के 100 तक का मास है, 100 kg तक का, ओके। तो 1 kg भी उसमें ही आ गया, 2 kg भी उसमें ही आ गया, सब कुछ आ गया, 1.2, 1.1। समझ में आया? ओके। सो हम ये जो हमारा समेशन का साइन है उसको हम किससे चेंज कर देंगे? इंटीग्रेशन से। क्यों कर देंगे? समझ में आया? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी को हमने कैसे कंसिडर किया हुआ है?
कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ऐसा नहीं है कि 2-3 जगह पे मास है और रिजिड बॉडी बन गई है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ये m1 है ये m2 है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके। सो देखो पीछे, ओके तो उसमें जो भी हमारे पास फॉर्मूला है सारे ही फॉर्मूला हम चेंज कर देंगे। सो जहां जहां देखो समेशन है वहां वहां पे हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। ओके, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला था से x का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो अब हम क्या करेंगे, देखो समेशन ऑफ पहले तो लिख लो समेशन ऑफ ये सारे ही जो m1 m2 m3 वो है, लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे मास कंसीडर कर रहे हैं हम, क्योंकि हम तो कंटिन्यूअस बॉडी कर रहे हैं, मतलब रिजिड बॉडी को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए सपोज हमने लिख लिया डेल्टा m एंड दिस इज से xi डिवाइडेड बाय, इसके लिए भी हमने लिख लिया m की जगह से डेल्टा m, क्योंकि ये जो बड़ा m है वो बड़ा m भी बना किससे है? छोटे छोटे सारे डेल्टा m से ही बना है, मतलब ये सम m क्या है? m इज एक्चुअली समेशन ऑफ mi है। तो अगर इसको भी हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख लेंगे समेशन ऑफ से डेल्टा m। समझ में आया? ओके, समेशन ऑफ डेल्टा m। नाउ वैसे ही y, तो y के लिए भी हम लिख लेंगे समेशन ऑफ से डेल्टा m yi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डेल्टा m। वैसे ही z के लिए भी लिख देते हैं समेशन ऑफ डेल्टा m zi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डेल्टा m, लाइक दैट। सो अब सबको ही हम इंटीग्रेट करें तो होगा क्या कि सारा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो डेल्टा m है उसको हम लिखेंगे dm एंड x। तो देखो जहां पे भी से समेशन है उसकी जगह हमने लिख दिया इंटीग्रेशन, x की जगह xi की जगह हमने लिख दिया x और डेल्टा m की जगह लिख दिया से dm, और होल डिवाइडेड बाय ये था तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया समेशन ऑफ डेल्टा m, तो हम लिख देंगे से इंटीग्रेशन ऑफ से dm, लाइक दैट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या आ जाएगा? m आता है इंटीग्रेशन। जैसे t का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू dt करें तो 1 हो जाता है, वैसे ही dm का अगर जैसे कि मैंने अभी क्या बोला कि t का डिफरेंशिएशन हम d बाई dt ऑफ t करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। वैसे ही हम इंटीग्रल कर दे, ओके तो इंटीग्रल करें तो अगर dt का तुम इंटीग्रल करोगे तो आंसर क्या आएगा? t आएगा। ओके, तो यहाँ पर तो नीचे तो dm करेंगे तो m आ जाने वाला है, लेकिन ये इंटीग्रल x dm हमने लिखा। ओके, तो देखो बुक में सारे ही लिखे हुए हैं। समेशन ऑफ से डेल्टा mi को हमने लिख दिया dm, ओके एंड dm को लिख दिया से कैपिटल M, क्योंकि सारे ही छोटे छोटे dm है, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल M। तो एक्चुअली तो वही चीज है, देखो ये हमने ऐसे लिखा था, ओके ये m पहले लिखा था, फिर m को लिखकर हमने m को चेंज करके ऐसे लिखा और फिर इसको चेंज करके ऐसे लिखा, लेकिन है तो एक्चुअली क्या यही चीज है। इसका डेरिवेशन करें, ये छोटे dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कैपिटल M ही मिलने वाला है। समझ में आया? सो इसीलिए डायरेक्टली लिखा हुआ है कैपिटल M। देन नीचे भी सब में से डेल्टा mi xi, तो डेल्टा mi xi जो ऊपर था उसके लिए हम लिख देंगे डेल्टा x dm, फिर इसके लिए लिख देंगे डेल्टा y dm, इसके लिए से इंटीग्रेशन देन से z dm। ओके, सबके लिए मतलब कि अगर सिर्फ ऊपर का लिख रहा हूँ, हाँ से इंटीग्रेशन y और से dm, और इसको तो हमने बोला ना कि m लिख देंगे, या इसको भी लिखना हो तो लिखो ऐसे, फिर इसको भी हम लिख देंगे इंटीग्रेशन देन z dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन d। सबको ही ऐसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सबको ही ऐसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दिया तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रल ऑफ x dm। तो वही आया ना हमारे पास, देखो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x dm 1/m, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रल ऑफ dm की कैपिटल M। तो ये फाइनल आंसर क्या आया?
इंटीग्रेशन एक्स डी एम डिवाइडेड बाई एम, तो ये डिवाइडेड बाई एम को ऐसे लिखते हैं, तो उसमें बुक में क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रल ऑफ से एक्स डी एम। सर कैसे लिखा सही है? हाँ कैसे लिखा सही है? हाँ, ऐसे लिखो सही है। ओके, लेकिन बुक में कैसे लिखा है समझ में आया? ओके, सो वैसे ही हमारा x के लिए लिखा है, y के लिए लिखा है और से z के लिए भी लिखा हुआ है। नाउ जैसे हमने पहले बात की थी r के लिए, ओके कैपिटल R के लिए, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, कैपिटल R के लिए हमने ये लिखा था समेशन ऑफ MI डिवाइड बाई कैपिटल M, तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि भाई इंटीग्रल ऑफ स्मॉल r इनटू dm, क्योंकि वो डेल्टा m हो गया हमारा। सो इंटीग्रल ऑफ, तो वही बुक में वापस देखो लिखा हुआ है r इज इक्वल्स टू से 1/m इंटीग्रल ऑफ से r d, डन। तो वही चीज लिखी हुई है इक्वेशन से 7.5b, तो वो कैसे लिखा है, यही चीज को ऐसे लिखा हुआ है। तो तुम्हें कुछ भी ऐसे बाय हार्ड करने की जरूरत नहीं है कि इसमें 1/m था, इसमें r था, इसमें y था, z था, नो, सिंपली हम बेसिक से जाओ कि भाई कैपिटल x कैसे लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, अब ये सारा m1 x1 m2 x2 है, उसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें, उनको आगे पढ़ लेते हैं फिर पूरा समझा देता हूँ, एक बार रिकैप करवा लेता हूँ, ये लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, इफ वी चूज द सेंटर ऑफ मास एज द ओरिजिन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मतलब क्या, अगर सेंटर ऑफ मास क्या है, हमारी पूरी की पूरी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, उसका ओरिजिन अगर ले ले सेंटर ऑफ मास, तो उसके कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 0। ओके, जेड भी ले ले तो 0 0 0, एक्स और वाई ले तो 0 0। तो अगर r के फॉर्म में, यहाँ पर देखो r है, तो r मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वही r है, तो x की जगह 0 रखो और y की जगह 0 रखो, तो r का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो गया, तो पूरा का पूरा कैपिटल R मतलब सेंटर ऑफ मास भी क्या हो गया, 0 हो गया। 0 इन द सेंस क्या, कि सेंटर ऑफ मास 0 हो गया, मतलब मास 0 हो गया ऐसा नहीं, वो ओरिजिन पे ही है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही है। तो वही बोल रहे हैं, इफ वी चूज द सेंटर ऑफ मास एज द ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम r is equals to 0 and therefore say integral of r dm is equals to 0। इंटीग्रल ऑफ r dm 0 हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा का पूरा r क्या आ गया, 0 आ गया। अब वापस इसको 0 से कंपेयर करें तो ये भी 0 आ गया और इंटीग्रल r dm भी क्या है, 0 ही है। तो वही चीज लिखी हुई है, इंटीग्रल r dm 0, therefore x dm y dm z dm सारा का सारा 0 ही है। समझ में आया? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक सेंटेंस लिख लो, होमोजीनियस बॉडीज, रिजिड बॉडी ही है लेकिन कहने का मीनिंग है होमोजीनियस। क्या है लिखोगे तभी पता चल जाएगा। होमोजीनियस बॉडीज आर दोज बॉडीज विथ, होमोजीनियस बॉडीज आर दोज बॉडीज with uniformly distributed mass, uniformly distributed mass. In these the center of mass, the center of mass lies at its geometrical center। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पर लाई करेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, होमोजीनियस बॉडी कौन सी है, जहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मास। इसके पहले हमने क्या देखा था, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रिजिड बॉडी क्या है, कंस्ट्रीब्यूटेड मतलब कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। हाँ तो वो तो है ही, लेकिन कंटिन्यूअस तो होना ही, होमोजीनियस में रिजिड तो होना ही चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो होना ही चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या बोला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, बराबर बराबर। तो मतलब कि एक बॉडी है, जैसे हम है ह्यूमन बीइंग, मान लेते हैं, ऐसे थोड़ा माइनर डिफरेंस यहाँ भी होता है, बट मान लेते हैं कि हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ से जितना हैंड यहाँ जा रहा है दूसरा भी उतना ही जाएगा। एक्चुअल केस में ऐसा नहीं है, चेंज होती है लेंथ एंड ऑल सब कुछ, ओके, आंखें कान सब कुछ चेंज होता है, हमें सेम लगता है, माइनर चेंज होता है इसलिए सेम लगता है, बट मान लो अभी 100% सेम है दोनों साइड।
तो फिर हम क्या हो गए, होमोजीनियस बॉडी हो गए। तो होमोजीनियस बॉडी हो गए, तो होमोजीनियस बॉडी का जो सेंटर होगा, जियोमेट्रिकल सेंटर, वही होगा उसका सेंटर ऑफ मास। मतलब जैसे कि ये बॉडी है, ये हमारा बॉर्ड है, ओके, तो बॉर्ड कौन से शेप में है, रेक्टेंगल। तो ये होमोजीनियस बॉडी है क्या, हाँ ओके, होमोजीनियस बॉडी है। सिर्फ इतना तुम आगे का पार्ट कंसीडर करो तो फिर ये रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा, यहाँ पूरे लेंथ का आधा और विड्थ का, हाइट का भी आधा, तो सपोज सेंटर ऐसे रख दिया, सो दैट जियोमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है। ऐसे जियोमेट्रिकल सेंटर मतलब जियोमेट्री का सेंटर जो है वही सेंटर ऑफ मास है, मतलब सारा का सारा मास पूरी बॉडी का वहां कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर एग्जांपल दूं तो से कोई डंडा चाहिए, डंडा 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 नहीं है, ओके, ये बॉडी है ना हमारे पास, सो ये बॉडी है, से होमोजीनियस बॉडी है, ओके। अब क्यों, क्योंकि मैं मान रहा हूं, तुम्हें लग रहा है क्या ऐसा, ये होमोजीनियस बॉडी लग रही है, होमोजीनियस ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि मैं यहाँ इसका जियोमेट्रिकल सेंटर लूं तो इस साइड जितना मास होगा उतना ही मास ये साइड भी होगा, दोनों साइड सेम मास होगा, ओके। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस बॉडी अगर नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है, तो एक साइड मास ज्यादा होगा और एक साइड मास कम होगा। अब बताओ चलो तुम लोग कि ये जो मेरी पेन है, क्या ये होमोजीनियस है, नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है बॉडी, मतलब कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है। दैट मीन्स कि इसका जो सेंटर, जियोमेट्रिकल सेंटर है, जैसे जहां से मैंने पकड़ा हुआ है, क्या ये जियोमेट्रिकल सेंटर लग रहा है, जहां से मैंने पकड़ा हुआ है पेन को, क्या वो जियोमेट्रिकल सेंटर लग रहा है, सर जी हाँ लग रहा है। दैट मीन्स ये जियोमेट्रिकल सेंटर है। क्या यही सेंटर ऑफ मास है, नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोगों ने बोला कि ये होमोजेनियस बॉडी नहीं है। कौन सी साइड मास ज्यादा लग रहा है, तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। सो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में मास ज्यादा लग रहा है, इसीलिए अगर मैं यहां से ऐसे करूं, देखो ये गिर ही जाएगा, ओके, रहेगा ही नहीं, गिर ही जाएगा, गिर ही जाएगा। क्यों, दैट मीन्स कि ये होमोजीनियस बॉडी नहीं है, इसलिए इसका जियोमेट्रिकल सेंटर जो है वो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो फिर उसके लिए, हाँ एक ही मिनट, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जियोमेट्रिकल सेंटर तो मैं चेंज नहीं कर सकता, सेंटर ऑफ मास मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा बहुत ये साइड जा रहा हूँ, तो देखता हूँ, तो ये मिल गया मुझे सेंटर ऑफ मास। समझ में आया पहले। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास है, लेकिन क्या ये जियोमेट्रिकल सेंटर है, नहीं है। जियोमेट्रिकल सेंटर से हम टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गए हैं। समझ में आ गया, पक्का ना, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, हाँ यस। सो दैट इज होमोजीनियस, कैप के साथ है इसलिए, कैप के बगैर नॉन होमोजीनियस। अंडरस्टूड, ओके। सो ये हमारी पूरी बॉडी और पूरा मतलब कि होमोजीनियस बॉडी, रिजिड बॉडी, उसका कंक्लूजन था। अब ये कैसे लिखना है समझ में आ गया। ये जो अब तक हमने किया वो क्या किया हमने, देखो एक क्विक रिपेयर। कैपिटल एक्स उसको हमने लिखा से दो ही लेते हैं, m1 से x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसको ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो समेशन ऑफ mi xi, इसी को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो समेशन ऑफ mi, और सिंप्लीफाइड करना हो तो समेशन ऑफ से mi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi। दैट्स इट। अब हम बोल रहे हैं कि we are considering rigid body as the continuous distribution of mass, continuous distribution of mass, जिसमें हम ऐसा बोल नहीं सकते कि ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये स्टेयर 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। स्टेयर केस पे जा रहे हैं तो ये पहले स्टेप पे गए, ये दूसरे स्टेप पे, वैसे रैंप पे जाओगे तो बोल सकते नहीं है। तो क्या करें, तो भाई इंटीग्रेशन कर दो, तो उसमें सब कुछ ही आ गया, ओके। तो मेरे पास सपोज 100 kg मास है, 1 kg, फिर दूसरा 1 kg, फिर तीसरा 1 kg, वैसे 1 kg के टोटल कितने हैं, 100 है,
तो ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया क्योंकि 1 kg के 100 है। लेकिन मैंने कोई लिया 10 kg का, फिर मैंने लिया कोई 50 kg का और फिर मैंने लिया 40 kg का, अभी भी 100 है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। 3 ही मास है, 3 ही बॉडी है, लेकिन ये तीनों मिलके 100 kg बना रहे हैं। तो ये सब में लोचा हो जाए, इससे अच्छा है हम बोल देंगे कि भाई मेरा मास 0 kg टू 100 kg, सब कुछ आ गया उसमें। डन। तो उसके लिए फिर हमने समेशन को चेंज कर दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी है, इसलिए हम उसको लिखते हैं से डेल्टा एम आई बाई से एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ से डेल्टा एम आई, और समेशन को इंटीग्रेशन से चेंज कर दिया। तो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ से x डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ओके, एंड विच इज इक्वल्स टू 1 बाई m इंटीग्रल ऑफ से x dm। तो x के लिए ऐसा लिख सकते हैं, y के लिए सेम y dm z dm। डन, समझ में आ गया। फिर हमने बोला था कैपिटल R की बात की थी, तो कैपिटल R क्या था, पोजीशन वेक्टर से xi प्लस yj प्लस zk। तो ये क्या था, पोजीशन वेक्टर था। और कैपिटल R क्या था, कैपिटल हमारा समेशन ऑफ कैपिटल R मतलब क्या डिनोट करता था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। ये किसका पोजीशन वेक्टर है, जितने भी बॉडी है उसका, मतलब ये x आ गया, x आ गया मतलब ये कौन सा x है, ये वाला x है। ये x कौन सा है, ये वाला x है, तो ये वाला x यहाँ आ गया, मतलब जितनी भी बॉडीज है उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया, जितनी भी बॉडीज है उसका y कोऑर्डिनेट यहाँ, जितनी भी बॉडीज है उसका z कोऑर्डिनेट ये। और ये जो हमारा r है, दैट r डिनोट्स द सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए भी हमने डायरेक्टली लिख दिया कि 1 बाई r r dm। क्यों, क्योंकि हमारा ये हमने ढूंढ लिया था क्या कि सब में कॉमन आता है। ओके, जो x है उसकी वैल्यू डाली, y की वैल्यू डाली, तो सबकी वैल्यू डाल दी हमने। ये जो हमारा r था, तो r के लिए हमने लिख दिया पोजीशन वेक्टर के लिए xi प्लस yj प्लस z, ये लिख दिया। अब इसमें ये जो x है उसकी वैल्यू डाली, जो हमें पता है समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, वो वैल्यू यहाँ डाल दी, फिर y वाली यहाँ डाल दी, फिर z वाली यहाँ डाली, तो सारी वैल्यू ऐसे डाल दी हमने। अब उसमें से समेशन ऑफ mi और कैपिटल M कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा xi yi z। अब ये क्या है, स्मॉल r, पोजीशन वेक्टर स्मॉल r। तो समेशन ऑफ mi स्मॉल ri डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो उसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन में r 1 by m समेशन का इंटीग्रल r dm। दैट्स इट, समझ में आ गया। सो कैपिटल R हमारा दिखाता है xi yi zi k ij k, और कैपिटल R भी वही है xi yj zk, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, और ये सारे जो छोटे छोटे मासेस है उसका पोजीशन वेक्टर है। समझ में आया? डन, ओके। तो R का फॉर्मूला बनेगा हमारा 1 by m इंटीग्रल ऑफ से R। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे हैं आज। कल हम ये जो न्यूमेरिकल्स है और उसके आगे का जो कंटेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे।